हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया एकदम। आज हम लोग उपसर्ग के बारे में पढ़ेंगे और इसके बारे में जो भी पुस्तकों में जो भी कंटेंट दिया गया है उसको मैं सारा का सारा आप लोगों को डिलीवर करने का प्रयास करूंगी। और आपको क्या करना है, सारे वीडियोस के नोट्स बनाने हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और उसके साथ ही उसका रिवीजन करना है, बार बार रिवीजन करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक उपसर्ग। मैं हूं अर्चना श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं किसी भी भाषा में नए नए शब्दों का जोड़ना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जैसे हम आपसे मिलते हैं, दूसरे देशों के लोग या दूसरे जाति और धर्म के लोग हमसे मिलते हैं, तो उनके वाक्यों का, उनके शब्दों का, उनकी भाषा का भी हमारी भाषा के साथ जुड़ना स्वाभाविक है। तो और इससे नए नए शब्द बनते हैं, भाषा और समृद्धिशाली होती जाती है। तो ये उपसर्ग भी क्या है, ये एक शब्द बनाने की प्रक्रिया है। इसमें मूल शब्द के आगे कोई शब्द या कोई शब्दांश जोड़ता है, उसके अर्थ को चेंज कर देता है, बढ़ा देता है, तो वहाँ पे उस शब्दांश को ही हम उपसर्ग कहते हैं। तो चलिए इसके एक स्वाभाविक जो परिभाषा है उसको देखते हैं कि वो क्या है। तो जब कोई शब्दांश मूल शब्द के आरंभ में जुड़कर एक नए शब्द की रचना करते हैं तो उन शब्दांशों को हम उपसर्ग कहते हैं। उदाहरण है सुअवसर, सु प्लस अवसर। सु एक उपसर्ग है और अवसर एक मूल शब्द है। फिर इसके बारे में कुछ नई चीज़ों को भी हम जानते हैं, या जो एकदम सही चीज़ को, तीन चीज़ हैं, इसको हमें जानना जरूरी है। पहला तो ये कि उपसर्गों का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता। जो शब्दांश जोड़ते हैं उनका कोई शब्द वो स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है, लेकिन उन हर उपसर्ग का एक अर्थ होता है, जिसके कारण हम ये अंदाज लगा सकते हैं, जान सकते हैं कि उससे जो जुड़ा हुआ शब्द हमें कैसा अर्थ देगा। उपसर्ग सदैव मूल शब्द से पहले जुड़ते हैं। ऐसा इंग्लिश में भी होता है प्रीफिक्स। उपसर्ग को इंग्लिश में कहते हैं प्रीफिक्स। प्री मतलब पहले और फिक्स मतलब स्थित होना या जोड़ना। तो उपसर्ग और प्रीफिक्स एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। तो अब हम देखते हैं कि आखिर हमारी भाषा में कितने तरह के उपसर्ग के तीन प्रकार हैं: तत्सम उपसर्ग, तद्भव उपसर्ग और विदेशी उपसर्ग। देखो, तत्सम शब्द जैसे हिंदी में आते हैं, हम तत्सम शब्द उसको कहते हैं जो संस्कृत के मूल शब्द होते हैं, जैसे आम से आम्र। तो जो उपसर्ग संस्कृत के हैं उनको हम तत्सम उपसर्ग कहते हैं। और तद्भव जो हमारे देशी भाषा में जो उपसर्ग प्रयोग में लाए जाते हैं, अधकचरा, अधखिला, तो ये अध भरपेट, तो ये क्या है, हमारे देशी शब्दों के उपसर्ग हैं, तो उनको हम देशज उपसर्ग कहते हैं या तद्भव उपसर्ग कहते हैं। इसी तरह विदेशी भाषा के भी कुछ शब्द हमारे यहाँ उपसर्ग के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जैसे सब इंस्पेक्टर, लापरवाह। तो ये विदेशी, ला, सब, ये क्या है, विदेशी भाषा के उपसर्ग हैं। तो सबसे पहले हम लोग तत्सम उपसर्ग के बारे में पढ़ेंगे। इसके हम 4 उदाहरण लेते हैं। पहला, अंतर या अंतः। मैंने जैसा कि बताया था कि इसका एक निश्चित अर्थ भी होता है। तो अंतर या अंतः का अर्थ होता है भीतर। अब जैसे अंतर आत्मा, तो अंतरात्मा में क्या है, एक तो पहली बात आप ये जान जाइए कि ये अंतः और आत्मा में यहाँ पे संधि हो गई है, दीर्घ संधि, जिस तरह उस कारण से ये अंतरात्मा शब्द बन गया है। तो अंतर यानी आत्मा के अंदर। और इसी तरह है अंतर्मुखी। अंतर्मुखी मतलब ऐसे तो अंतर और मुख 2 शब्द है। अंतर क्या है, एक उपसर्ग है, और मुखी क्या है, एक मूल शब्द है। तो ऐसे में जब दोनों को जोड़ते हैं तो अंतर्मुखी, इसका शब्द एकदम से चेंज हो जाता है। अंतर्मुखी मतलब अंतर चेतना वाला व्यक्ति, जो अपने बारे में, जो बहुत अपने आप को बाहर से दिखाता नहीं है, अपनी सारी भावनाओं को अंदर रखता है, उसको हम कहते हैं अंतर्मुखी। इसी तरह अंतर्जाति मतलब जाति के अंदर, जैसे हम शब्द का प्रयोग करते हैं ना, अंतर्जातीय विवाह, यानी कि वो विवाह जो हमारे जाति के अंदर होता है उसको हम कहते हैं अंतर्जाति।
जो जाति के बाहर होता है उसको हम कहते हैं अंतर्जाति। फिर अ शब्द है, ये भी एक उपसर्ग है जिसका अर्थ है नहीं। ये हम प्रायः जब किसी का शब्द का हमें विलोम भी बनाना होता है तो हम अ शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे धर्म शब्द है, उसके आगे अ लगा दिए तो अधर्म, यानी कि जहाँ धर्म नहीं वहाँ अ लग गया। यहाँ देखिए ये नहीं है। इसी तरह संतोष, जहाँ संतोष नहीं है वहाँ पे असंतोष हो गया। तो असंतोष उसका अ लगा के हम प्रायः इसका विलोम बना लेते हैं या उसके अर्थ को एकदम का एकदम विपरीत कर देते हैं। अब इसके बाद पढ़ेंगे अधः। अधः का मतलब होता है नीचे। अधः अधोगति। अब यहाँ पे भी ये विसर्ग संधि के कारण अधः और गति से अधोगति हो गया है। यही चीज यहाँ भी हो गया है, अधोलिखित। अधः मतलब नीचे, लिखित तो यहाँ पे विसर्ग संधि के कारण विसर्ग का ओ बन गया है, यहाँ पे विसर्ग का ओ बन गया है। लेकिन यहाँ पे देखिए व्यंजन संधि है। अधस्थल, अधस्थल मतलब नीचे स्थित, तल जमीन, नीचे तो नीचे स्थित। तो ये 3 शब्द बने। और इसी तरह एक शब्द हम लेंगे अधि। अधि का क्या अर्थ है? ऊंचा या श्रेष्ठ। अब देखिए कार मतलब कार्य एक मूल शब्द है, इसके आगे अधि उपसर्ग जुड़ा तो ये बन गया अधिकार। और इसी तरह पति एक शब्द है जिसका अर्थ है स्वामी, तो उसमें लग गया तो अधिपति। और इसी तरह आदेश एक शब्द है, इसमें अधि उपसर्ग लग गया तो ये अध्यादेश हो गया, एक विशेष प्रकार का आदेश या कानून। अब हम उपसर्ग के दूसरे प्रकार के बारे में पढ़ते हैं, तद्भव या देशज उपसर्ग। तद्भव या देशज उपसर्ग वो हैं जो हमारे देसी भाषा के, हमारी भाषा के, जो हम लोगों ने स्वयं कुछ उपसर्गों को उत्पन्न कर दिया है, तो उसको हम कहते हैं तद्भव या देशज उपसर्ग। जैसे उनका अर्थ है कम। हम लोग गिनती में हमेशा हिंदी की जो गिनतियाँ होती हैं उसमें 49, 59, 79 इसका प्रयोग करते हैं। इसका मतलब है एक कम उससे। जैसे 49 यानी 50 पढ़ते हैं तो उससे कम 49। 60 है तो उससे एक कम 59। 79 यानी 80 है तो 80 से एक कम यानी 79। या जिसको इसीलिए शायद इसीलिए जो आजकल के बच्चे हैं उनको हिंदी की गिनती कठिन लगती है। अगर ये उपसर्ग उन्हें समझा दिया जाए तो कभी उनको 79, 89 इसमें फ़र्क पता रह सकता है और वो उसको आसानी से लिख सकते हैं। फिर इसी तरह एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, कू। कू का अर्थ है बुरा। जैसे सु और कू एक दूसरे के अपोजिट हैं। जैसे विचार के आगे कू लगा दिया यानी बुरा विचार, अगर इसके आगे सु लगा देंगे तो अच्छा विचार। तो कू और सु दोनों उपसर्ग प्रायः एक दूसरे के विपरीत हैं, विरोधी हैं। कुपुत्र यानी जो पुत्र अच्छा ना हो, कुसमय यानी कि जो हमारा समय अच्छा ना हो। फिर इसी तरह पर आप कभी हम लोगों ने ये सोचा नहीं होगा कि पर उपसर्ग है क्या, लेकिन यूज करते हैं। जैसे परदादी, पर नाना, तो पर सर्ग, पर उपकार। अब इसका भी एक अर्थ है, पर का मतलब दूसरा या बाद। दादी यानी जो दादी, जो हमारे पिता की माँ होती है उसको हम दादी कहते हैं। लेकिन अगर पिता की भी पिता की दादी हो, हमारे पिता की दादी हो तो उसको हम कहेंगे परदादी। इसी तरह सर्ग होता है किसी भी खंड। सर्ग का मतलब होता है खंड। जैसे हम आप लोग संस्कृत में हम लोग पढ़ते हैं उत्तर रामायण, तो पहला सर्ग दूसरा सर्ग है, तो पर सर्ग मतलब दूसरा। पर उपकार, उपकार एक शब्द है जैसा कि आप जानते हैं जिसका मतलब है कि दूसरों का उपकार करना। तो यहाँ पे अगर पर है तो दूसरे का उपकार, ऐसे उपकार है। और परोपकार का मतलब है दूसरे का उपकार। इसी तरह बिन का भी, ये आप इन शब्दों को अगर देखेंगे, अगर इस शब्दों को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इन उपसर्गों को हम जानते हैं। अगर नहीं तो ऐसे आपको लग ही नहीं सकता है कि ये भी उपसर्ग हो सकते हैं। जैसे बिन का अर्थ है बिना यानी नहीं। जैसे बिन मांगे, अगर हम किसी से कोई व्यक्ति हमको बिना कुछ मांगे ही दे देता है तो उसको कहते हैं बिन मांगे। अगर
किसी को हमने बुलाया ना हो और वो हमारे घर में आ जाए तो हम कहते हैं बिन बुलाया मेहमान या बिन बुलाए। इसी तरह जिसका ब्याह ना हुआ हो उसको कहते हैं बिन ब्याही। तो ये उपसर्ग हमारा यही ख़त्म होता है। इसके बारे में आप तरह तरह के खुद से इसके उदाहरण पढ़िए, समझिए, और जहाँ जितना अधिक आप इसका प्रयोग करते जाएंगे, जितना बुक्स को देखेंगे, उतना ही ज़्यादा आपका ये चीज़ एकदम परफेक्ट होता जाएगा। तो अब हमें अगला उपसर्ग पढ़ना है, विदेशी भाषा का उपसर्ग। विदेशी उपसर्गों के कुछ उदाहरण हम लोग देखते हैं। जैसे ब का अर्थ है के साथ, जैसे बदौलत यानी दौलत के साथ, बनाम नाम के साथ, बखूबी खूबियों के साथ। हम बोलते हैं उसने ये काम बहुत बखूबी किया, मतलब बहुत ही क्वालिटीपूर्ण अच्छे ढंग से किया। फिर बे का अर्थ है बिना, जैसे बेघर, जिसके पास घर नहीं होता हम बोलते हैं कि वो बेघर है। जिसको चैन नहीं मिलता बोलते हैं बेचैन है। बेसहारा, जिसके पास कोई सहारा नहीं है यानी वो बेसहारा है। इसी तरह ये तो आपके उर्दू और फारसी के उपसर्ग हुए, और ये जो डिप्टी और सब है ये इंग्लिश भाषा का उपसर्ग है। तो डिप्टी का अर्थ है सहायक, जैसे कलेक्टर का जो सहायक होता है उसको हम कहते हैं डिप्टी कलेक्टर। इंचार्ज का जो सहायक होता है उसको हम कहते हैं डिप्टी इंचार्ज। इसी तरह सब इंस्पेक्टर शब्द का प्रयोग हम लोग पुलिस विभाग में करते हैं, जिसका अर्थ होता है उप का मतलब उससे नीचे। जैसे इंस्पेक्टर से नीचे होता है सब इंस्पेक्टर। कमेटी के नीचे एक बड़ी कमेटी है, उसके नीचे अगर कई कमेटियां हैं तो उसको हम कहते हैं सब कमेटी। तो यहाँ पे हमारा ये विदेशी भाषाओं के उपसर्ग का उदाहरण समाप्त होता है। इसके बहुत से और अन्य उदाहरण हैं जिसको आपको स्वयं से पढ़ने होंगे, क्योंकि मैंने सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। और कुछ प्रश्नों को भी हम लोग आगे चलेंगे, उपसर्गों से संबंधित कुछ प्रश्नों को भी देख लेते हैं, हल कर लेते हैं। तो निम्नलिखित शब्दों के उपसर्ग और मूल शब्द अलग अलग लिखिए। जैसे अध्यक्ष शब्द है, ये मैंने इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे उपसर्ग आसानी से दिखाई नहीं दे रहा है, और क्योंकि यहाँ पे यण संधि हो गई है। जैसा आप लोग जानते हैं कि जब दो शब्द जोड़ते हैं और उसके अंत वाले शब्दों को जब एक किया जाता है तो वहाँ संधि होती है। तो यहाँ पे ई शब्द से, जैसे ये अधि का ई है, ये ई जो है यह संधि में यह बन जाता है। तो ये अधि और अक्ष बन के ये अध्यक्ष हो गया, ई का यह हो गया, ई का यह हो गया, तो ये अत्याचार हो गया। और ये जैसे उद्घाटन है ना, तो इसको हम उत भी लिखते हैं और उद भी लिखते हैं। ये जो उत है, ये वास्तव में यही हमारा उपसर्ग है, लेकिन इसका भी कहीं कहीं प्रयोग मिलता है। जैसे उद्घाटन है, इसको आप उत्घाटन भी लिख देंगे तो भी सही होगा, और उद्घाटन लिख देंगे तब भी सही होगा। फिर दूसरा क्वेश्चन है, इस तरह के भी प्रश्न आते हैं कि निम्नलिखित उपसर्गों के दो दो शब्द बनाइए। देखिए, एक उपसर्ग है औ, तो ये हमारे देशज उपसर्ग में आता है औ, और इसको संस्कृत में अव भी होता है। तो ये अवगुण भी लिखा जा सकता है, अवगुण भी लिखा जा सकता है, अवतार भी लिखा जा सकता है और अवतार भी लिखा जा सकता है। फिर इसी तरह ये दुष्शब्द है, दुष् से भी दो शब्द बनाने हमको, दुस्साहस, दुस्साध्य। यहाँ पे ये स देखिए हलंत है, तो इसका अगर आपको मान लीजिए आपको दुस्साहस आ गया कि आप इसका उपसर्ग अलग कीजिए, तो आप दुस ऐसे हलंत करके लिखेंगे, और ये देखिए ये साहस जुड़ा हुआ है। इसी तरह प्राग और प्राक भी दोनों ही यूज होते हैं। प्राग भी होता है, कहीं कहीं प्राक भी आता है। अब जैसे प्राग वैदिक, देखिए इसके नीचे हलंत है, तो ये प्राग वैदिक। इसी तरह प्राक कथन, तो ये देखिए ये प्राक है और फिर कथन। और फिर ये पुनर और पुनः, ये दोनों भी एक जैसा ही यूज होता है। जैसे पुनरुत्थान, ये क्या है, ये विसर्ग से यहाँ पे उ बन गया है। इसी तरह पुनर्निर्माण, ये र यहाँ पे आके ऊपर चढ़ के ये पुनर्निर्माण एक शब्द बन गया। मैं कुछ और भी आपको शब्द देती हूँ जिससे आप बनाइए, कुछ शब्द बनाइए। मैं आपको उपसर्ग देती हूँ, जैसे भर,
जैसे भर से भरपूर एक शब्द मैंने बताया, और आप इससे कम से कम 4 शब्द बनाइए। इसी तरह तद्भव विदेशी भाषा के 2 उपसर्ग लेते हैं, एन और सर। जैसे एन वक्त, आप इससे बताइए, आगे 3 या 4 या 2 जो भी आप को समझ में आते हैं शब्द बनाइए, लेकिन 2 से कम नहीं होना चाहिए। और उसके बाद सर से, जैसे सरताज, एक चीज मैंने बना दिया, आप 2 और शब्द बनाइएगा और कमेंट कीजिएगा। पढ़ाई करते रहिए, बहुत अच्छी पढ़ाई कीजिए। ऑल द बेस्ट।